नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शॉ और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं के लिए धुआंधार रैलियां जारी हैं। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने फिरोजाबाद, करहल और शिकोहाबाद में रैलियां की। इसी दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नाम की ही समाजवादी पार्टी है। सपा में एस का मतलब है संपत्ति एकत्रित करना और पी का मतलब है परिवार के लोगों को सत्ता देना। अमित शाह ने सपा सरकार में अखिलेश यादव के परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पद मिले थे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के दो सूत्र है, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी समाजवादी इत्र वाले के वहां। रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। वहीं करहल में अमित शाह के बयानों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करती है, धोखा देती है और लोगों के बीच दरार पैदा करती है। इसलिए पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी करना चाहिए। अखिलेश यादव करहल सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है। बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी गरीबों, पिछड़ों, असहाय के लिए शासन करती है। सपा बसपा पार्टी अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करती है। जब सपा आती थी तो एक जाति का भला होता था, जब बसपा आती थी तो दूसरी जाति का भला होता था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में कोई माफिया बाहुबली है क्या? इन सभी को जेल में डालने का काम योगी जी ने किया है। यूपी में एक ही बाहुबली नहीं है, यूपी में अब बजरंग बली के अलावा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, टैक्स इकट्ठा करो और गरीब कल्याण के काम करो, गरीबों के काम। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? अरे भाई, सुनाई नहीं पड़ता है। जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? हमारे भाई वर्मा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बता दें कि यूपी में 2 चरणों में 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं बाकी की बची सीटों पर अगले 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। क्या आपको पता है कि पंजाब में कौन सा उम्मीदवार सबसे अमीर है और उसकी संपत्ति कितनी है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि पंजाब में किस पार्टी का उम्मीदवार सबसे अमीर है। इनकी संपत्ति सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुखबीर सिंह बादल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पंजाब विधानसभा चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं और उनकी कुल घोषित संपत्ति 202 करोड़ रुपए है। जलालाबाद से चुनावी मैदान में उतरे सुखबीर सिंह बादल ने अपनी संपत्ति में सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यानी 2017 के 102 करोड़ रुपए से 2022 में 202 करोड़ रुपए होने की घोषणा की है। उनके चचेरे भाई और भटिंडा शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता
मनप्रीत सिंह बादल की संपत्ति 2017 में 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 में 72 करोड़ रुपए हो गई। सुनाम से चुनाव लड़ रहे आपके अमन अरोड़ा की संपत्ति 29 करोड़ रुपए से बढ़ी है। 2017 में की संपत्ति 65 करोड़ रुपए थी, जो कि 2022 में बढ़कर 95 करोड़ रुपए हो गई है। 2 बार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पटियाला के तत्कालीन शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है, की संपत्ति इस बार 2017 में 48 करोड़ रुपए से बढ़कर 68 करोड़ रुपए हो गई। जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन 21 विधायकों में शामिल हैं जिनकी संपत्ति पिछले चुनावों की तुलना में घटी है। चुनावी मैदान में 101 विधायकों के चुनावी हलफनामों के विलीक्षण में पाया गया है कि 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संपत्ति में औसतन 21% की वृद्धि हुई है। दोबारा चुनाव लड़ रहे 101 विधायकों में से 78 विधायकों की संपत्ति 2 से बढ़कर 2954% और 21 विधायकों की संपत्ति -2 से घटकर 74% हो गई है। एडीआर पंजाब इलेक्शन वॉच के मुताबिक साल 2017 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों द्वारा फिर से चुनाव लड़ रहे इन 101 विधायकों की औसत संपत्ति 13.34 करोड़ रुपए थी। इस बार फिर से चुनाव लड़ने वाले विधायकों की औसत संपत्ति 16.10 करोड़ रुपए है, जबकि 2017 से 2022 के बीच औसत संपत्ति 276 करोड़ रुपए है। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार 20 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। शियत को जहां 15 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और 2 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। पंजाब के 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के फतेहपुर में पहुंचकर चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं, मुझे पंजाब में बहुत वर्षों तक काम करने का अवसर मिला, लेकिन इस बार मैंने जो पंजाब का मिजाज देखा, पंजाब के लोगों का भाजपा को विजय बनाने का जो जोश और उत्साह देखा, वो अद्भुत है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो जोम और जुस्सा देखा है, वो वाकई अद्भुत है भाइयों, अद्भुत है। पंजाब का जिक्र करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला और तीसरे चरण में भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक जनता जनार्दन का भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों की होली धूमधाम से मनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कल रात यूपी के कुशीनगर में एक शादी की रस्म हो रही थी। उस दौरान अचानक हुए हादसे में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सभी पीड़ित परिवारों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को पूरी मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहपुर बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में पराक्रम वीरता लोगों के खून में है। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहाँ के लोगों का उत्साह और बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो यूपी के घोर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। वहीं वैक्सीन का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतना बड़ा सेवा का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, सच्चे अर्थ में मानव की जिंदगी बचाने का मानवता का काम, लेकिन ये परिवारवादी बोल रहे हैं कि ये तो भाजपा का टीका है।
टीके से दो लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस, दूसरा ये टीका विरोधी लोग। मुफ्त राशन देने वाली इस योजना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों मैं आज आपके बीच आया हूं इन लोगों से सतर्क रहने के लिए, आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। भाई और बहनों, जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही, तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है, न हमारी माताओं बहनों को कैसी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जब शौचालय नहीं होते थे, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उसको जाना पड़ता था और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरूरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी, लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी मेरी इन माताओं बहनों की पीड़ा के विषय में किसी सरकार को सोचने की फुर्सत थी क्या? वो ऐसी जगह पे बैठे हैं तो उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूं, इसलिए मुझे पता है पीड़ा क्या होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो ये पूरा कुनबा उस कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। ये कितने स्वार्थ में डूबे हैं कि जो उनको वोट देते हैं उनका भी ये भला नहीं सोच पाते। ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है क्या? जब तक गरीब सशक्त नहीं होता तब तक गरीबी खत्म नहीं हो सकती। जिस दिन गरीब सशक्त हो जाएगा तो वो भी गरीबी खत्म करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार का शोर आज थम जाएगा। राज्य के 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि केजरीवाल पिछले 10 सालों से देश के टुकड़े करने का प्लान बना रहा है और देश के 2 टुकड़े करके केजरीवाल एक टुकड़े पर राज करना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से षड्यंत्र रच रहा है। मैं दिल्ली का सीएम हूँ, आपको पता था मैं 10 साल से षड्यंत्र रच रहा हूँ, तो 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के। तो क्या मोदी जी सो रहे थे या फिर एजेंसियां सो रही थी? मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी की भी सरकार थी 3 साल, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ जो अस्पताल बनाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। इस तरह का आतंकवादी तो दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। अभी 2-4 दिन पहले ये बीजेपी वाले, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोले केजरीवाल आतंकवादी है। बताओ, मैं आतंकवादी दिखता हूं? कई शक्ल से दिखता हूं, छोटा सा आदमी हूं,
कहां से आतंकवादी हो गया मैं? आतंकवादी कोई बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है? आतंकवादी कोई लोगों का इलाज कराता है? आतंकवादी लोगों को तीर्थ यात्रा में भेजता है? आतंकवादी वैष्णो देवी के दर्शन कराता है? भाई साहब, अपना तन मन धन सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर रखा, सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर रखा। लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आतंकवादी है, 8 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना। और जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आपका बेटा है, जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आपका भाई है, जिन लोगों को लगता है मैंने दिल्ली के लिए काम किया है, सारे जने जाके झाड़ू का बटन दबा देना। भारत माता की इंकलाब। केजरीवाल ने आगे अपने बयान में कहा कि पहले राहुल गांधी ने आतंकवादी बोला, लेकिन लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया क्योंकि लोग उन्हें गंभीर मानते ही नहीं। इसके बाद मोदी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सुखबीर सिंह बादल ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया। सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी अब राहुल गांधी बन गए। राज्य में राहुल गांधी जी की 5 साल तक सरकार रही, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। वो जनता से इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। उनकी सरकार निकम्मी और भ्रष्टाचार से भरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो क्या पहन। जहां एक तरफ देश में चुनावी घमासान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजाब विवाद भी हर दिन के साथ बढ़ रहा है। इसी मामले में नेता हो या सेलिब्रिटी, हर कोई अपनी राय भी रख रहा है। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसी मामले में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की है। क्या कुछ कहना है उनका, देखिए इस रिपोर्ट में। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है। हमारा सिंपल एक ही मांग है कि हमें क्यों इस बात पे कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम क्या पहनेंगे। हिजाब पहनने का राइट हमें दिया जाए, क्योंकि हम पहले से ये हिजाब पहनते आ रहे हैं। अभी अचानक से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है हमारे हिजाब से, और ये चीज गलत है। मैं आज इस जमाने में लड़कियां नकाब पहन के भी पढ़ के लिख के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप लोग क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हैं? हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की है कि उन्हें कम से कम शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दावा किया है कि हिजाब पर प्रतिबंध पवित्र कुरान पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए पिछले सप्ताह सभी विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब पहनने पर या कोई भी धार्मिक ध्वज लाने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, JM काजी, कृष्ण S दीक्षित की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष मुस्लिम लड़कियों की ओर से पेश हुए वकील विनोद कुलकर्णी ने कहा कि गरीब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण पीड़ित हैं। मैं अदालत से लड़कियों को शुक्रवार और रमजान के पवित्र महीने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने का आदेश पारित करने का अनुरोध करता हूं। कुलकर्णी ने दलील की कि हिजाब मुद्दे के कारण देश में एक सामूहिक उन्माद है। उन्होंने कहा कि हिजाब स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ नहीं है। उनके अनुसार हिजाब पर प्रतिबंध पवित्र कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है। गौरतलब है कि उडुपी के कॉलेज की 6 छात्राओं ने 1 जनवरी को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा शहर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब पहनकर उनमें कक्षा में प्रवेश से वंचित करने का विरोध किया गया था। खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।